वास्तु अंधविश्वास नहीं, जो लोग स्यूडो साइंस बोलते हैं वो गलत है कहीं ना कहीं। लोगों के मानने से शास्त्र गलत नहीं हो झूठा या जाता। सच्चा नहीं हो जाता है। सच बात। वास्तु आखिर होता क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हम्म। ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। संजय जी, आपके करियर का सबसे अनबिलीवेबल वास्तु जो आपने कंसल्ट किया? तो उनके सिस्टर ने कपड़े से भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर फेंक दी एकदम। उनको कुछ नेगेटिव वाइब्स उनके अंदर था। किस शहर की एनर्जी वास्तु के हिसाब से आपको बहुत अच्छी और बहुत खराब महसूस हुई? हमारा पूरा भारत देश का जो भौगोलिक वास्तु पूरा बिगड़ा हुआ है। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक्स 80% घरों में जो लोग वास्तु के नाम पर करते हैं वो क्या है संजय जी? तो अग्निकोण में स्त्री को खड़े होकर खाना बनाने से जो खाने में स्वाद आता है और जो खाने में जो एनर्जी आती है वो अग्निकोण में बनाने से आती है। एक सबसे बड़ा वास्तु का मिथ यानी भ्रम जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं भाई कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। आने वाले समय में हनुमान जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान ले लेंगे। कब आपको महसूस हो गया था कि ओशो आज नहीं कल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया? 7 साल तक कोई भी बच्चा लगातार, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहा होगा कि 7 साल तक लगातार वो फीवर आने के बाद भी स्कूल गया हो। संजय जी, क्या सेलिब्रिटीज आम लोगों जितना ही वास्तु फॉलो करते हैं उतना ही मानते हैं या नहीं मानते या ज्यादा मानते हैं? लाइफ में अक्सर हम ऐसे दोराहे पर आ जाते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अनिर्णय की स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर क्या करें। और ऐसे में आई विल एडवाइस यू टू रीच आउट टू एनी एस्ट्रोलॉजर जो आपको गाइड करे, लेकिन सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचना जरूरी है। जैसे कि मैं भी एक वक्त पर पहुंचा था और मुझे लाइफ में बहुत अच्छी गाइडेंस दी श्री संजय जैन जी ने। इस वक्त मेरे साथ है वन ऑफ माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं संजय जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, भगवान के आशीर्वाद से दुनिया में सबसे बढ़िया हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से बढ़िया हो जाएं। आपसे मिलकर मैं भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गया क्योंकि आपकी एनर्जी अलग लेवल पे है। और सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लाइफ में जब हम अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे होते हैं 10th 12th के बाद, तो हम बहुत सारे ड्रीम्स देख होते हैं। बचपन में ही सोच लेते हैं यार मैं पायलट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या मैं शेफ बनूंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर। कब आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? देखिए, जीवन में संघर्ष सबके आता है। जी। बिना संघर्ष के जीवन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ। ओके। मैंने बचपन से तबले में मैंने मास्टर किया है। हाँ हाँ हाँ। वोकल में बीम्यूज़ किया है मैंने। तो मैं सोचता था कि फिर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, कॉलेज का कैप्टन था, स्कूल का कैप्टन था। जी। तो कभी सोचा नहीं था मैंने इस फील्ड में जाने के लिए। मेरे जो कज़िन्स थे वो घर में बात करते रहते थे, ज्योतिष की बात होती थी, जी। वास्तु की तो बात भी नहीं होती थी। ओके। तो फिर धीरे-धीरे मेरी रुचि हुई पत्रिका के दिखाने में, पत्रिका देखने में, और ज्योतिष में बहुत रुचि हुई। हम्म। तो लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब वास्तु का बाद में सुना कि वास्तु क्या होता है, तो फिर मैंने वास्तु में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ओके। ये बात है आज से 40 साल पहले की लगभग। ओहो। तो फिर उसको पढ़ा थोड़ा और फिर वो अच्छा लगा। फिर मैं उस टाइप का व्यक्ति हूँ कि जब तक अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता हूँ, जब तक मुझे विश्वास नहीं होता। ओके। तो मैं एन्जॉय करता था ज्योतिष और वास्तु को कि ठीक है यार, टाइम पास करने के लिए अच्छा है, और भरोसा मेरा नहीं था। हम्म। तो मैंने पहले अपने ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट किया, ओके। और जब मुझे उसके मिरेकल्स देखने को मिले, अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो करना चाहिए, और ये जन कल्याण की भावना से करना चाहिए। ये शास्त्र ऐसा है कि इसमें आप जितना लोगों को अच्छा करोगे, उतना आपका अपने आप अच्छा होगा। क्या बात है। क्योंकि हमारी फील्ड और डॉक्टर की फील्ड अवसरवादी फील्ड है। तो हम अवसरवाद। जब तक अवसर का फ़ायदा नहीं उठाएँगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात। पर मैंने वो कभी नहीं उठाया आज तक। मैं 32 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। लास्ट 32 ईयर से मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आया है। लगभग 1 लाख लोगों से ज़्यादा को मैंने कंसल्टेंसी दे चुका हूँ मैं। क्या बात है। और उसमें काफ़ी सारे क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी फ़िल्म स्टार्स हैं, काफ़ी क्या बात सिंगर्स हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से मैं चलता गया और कारवां बनता गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं काम करूँगा। उन 1 लाख लोगों में मैं भी एक हूँ। अच्छा। और संजय जैन जी, एक बात मैंने कही एस्ट्रोलॉजर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ आप बताते हैं। वास्तु है और आपने अभी कुछ बताया, जैसे कि क्या क्या? हाँ, जैसे देखिए ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म। अगर आप बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, हम्म। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, हम्म। तो आप शुभ मुहूर्त में काम करने नहीं जाएँगे किसी के यहाँ, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। राइट। अगर आज आप मुझे कंसल्टेंसी के लिए बुलाते हैं कि मेरे हम्म। घर को की वास्तु कंसल्टेंसी आपको देना है, तो हम्म। पहले मैं आपकी जन्म कुंडली माँगूँगा। हम्म। मैं आपकी जन्म कुंडली देख कर, मेरी जन्म कुंडली देख के, मैं दोनों की कुंडली मैच करके जो डे बेस्ट होगा, कि जो मेरे लिए भी अच्छा दिन है, आपके लिए भी अच्छा दिन है, और शुभ मुहूर्त में अगर मैं आपके घर का जी। वास्तु देखूँगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, उसका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। तो जब इस फ़ील्ड में मुझे आना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि यार इस फ़ील्ड में ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ते हम। तो सिर्फ़ टैरो मुझसे छूटा हुआ है, क्योंकि टैरो में मुझे थोड़ा बिलीव कम है।
ओके वो भी होता है टेरो, जो काफ़ी लोग अच्छे से टेरो करते हैं, पर टेरो में मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। ओके बाकी मैंने सिग्नेचर साइंस मैंने पूरा सीखा और फेस रीडिंग मैंने पूरा सीखा, प्लांट साइंस सीखा कि प्लांट का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। एस्ट्रोलॉजी पूरी भगवान पूरी तो खैर दुनिया में कोई नहीं सीख सीख सकता है। जी एस्ट्रोलॉजी एक सागर है, जितने आप गोते लगाएँगे उतने मोती हमेशा निकालेंगे। क्या बात है तो वो पढ़ रहा हूँ मैं, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और वास्तु भी कर रहा हूँ, ज्योतिष भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें एक साथ करके जब काम किया, तो बहुत मज़ा आया काम करने में। अब जैसे मान लीजिए किसी घर वास्तु देखने जाना है, तो पहले उसकी कुंडली मँगा ली। उसकी कुंडली देखी भाई, कि कई बार क्या होता है, वास्तु के हिसाब से घर में पूरा प्रॉपर सेटिंग होता है हम्म और उसकी कुंडली में खराब समय चलता होता है। हम्म तो आप कितना भी अच्छा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, जब तक आप उसकी कुंडली देख के रेमेडी नहीं करेंगे। ओके तो वो पूरा एक दूसरे का पूरक है, सब सब चीज़ देख के काम करना पड़ता है। वाह उसके रिजल्ट्स ट्रिमेंडस आता है। बिल्कुल सही बात है संजय जी। आपने वास्तु के बारे में जो एक अभी आउटलाइन बात बताई है, हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे वास्तु आखिर होता क्या है? वास्तु देखिए क्या होता है कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हुँ, ये 5 तत्वों से मिलके बना होता है। हुँ, जब तक हम जीवित रहते हैं, हुँ, ये 5 तत्वों को प्रभावित करते हैं। हुँ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हुँ, हम मृत्यु के पश्चात इन 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। हुँ, हिंदू लोगों को जला दिया जाता है हुँ, और अदर जो मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता हाँ जी, है ना? तो वो आखिरी में हमको मिट्टी में मिलना होता है। हुँ, तो वास्तु का मीनिंग ये है कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हुँ, ये 5 तत्व हमको प्रभावित करते हैं। हुँ, इन 5 तत्वों से अपना जीवन बना होता है हुँ, और हम मृत्यु के पश्चात इन 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। हुँ, तो इन 5 तत्वों के हिसाब से अपने आप को सेट करना वास्तु है। ओके। अर्थ की मैग्नेटिक वेव से आपके ब्रेन की मैग्नेटिक वेव अगर आप सेट करेंगे, तो वो असली वास्तु है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जितने भी डायरेक्शंस हम देखते हैं, जैसे 10 दिशाएँ होती हैं, क्या उसके हिसाब से एनर्जी को मेंटेन करना, मैनेज करना, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना वास्तु है? बिल्कुल उस एनर्जी को मैनेज करना ही वास्तु है। अब मान लीजिए कोई साउथ फेसिंग घर हमको मिल गया। हुँ, साउथ फेसिंग घर में अगर देखा जाए कि अगर साउथ ईस्ट में वाटर टैंक बना हुआ है या वेस्ट में वाटर टैंक बना हुआ है या गलत जगह बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट गलत आएगा। क्योंकि वहाँ पे इंफ्रारेड रेज़ गिरेगी साउथ ईस्ट में और वहाँ पे अगर वाटर टैंक है, तो जी, देखिए अग्निकोण में अगर वाटर टैंक होगा तो घर की महिलाएँ डिस्टर्ब होंगी। हुँ, महिलाओं पे बुरा असर आएगा। गृह स्वामी की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। ओह! इतना उसका बैड इफ़ेक्ट आता है। तो उसको वहाँ से उसकी रेमेडी विदाउट तोड़-फोड़ के भी, बिना तोड़-फोड़ के भी उसकी रेमेडी की जा सकती है। उसमें मैंने रिसर्च किया हुआ है। ओके, तो मैं बेसिकली वास्तु कंसल्टेंट से ज़्यादा वास्तु साइंटिस्ट हूँ। वाह, वाह! तो क्या बात मैंने इतने साल से रिसर्च किया, आज भी रिसर्च कर रहा हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज़ छोटी-सी बताना चाहूँगा कि 17 ईयर तक मैंने इंदौर में अपने घर पे, जहाँ पे जो चीज़ नहीं बनाना चाहिए, वो चीज़ बना बना के मैंने अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने घर को 2 बार बनाया और 2 बार तोड़ा। अरे बाप रे! और अपने पे एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा दिस इज़ और उसमें मुझे बहुत बैड इफ़ेक्ट्स भी आए। फिर देखिए अगर वो नहीं करता तो यंत्रों की रिसर्च नहीं होती, हुँ, रेमेडीज़ नहीं मुझे मिलती। तो मैं, क्योंकि आप अभी मैंने शुरू में इंटरव्यू में आपको बताया, मैं भरोसा नहीं करता था कोई भी चीज़ पे, जब तक अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करूँ उस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि अग्निकुंड में वाटर टैंक बना के देखते हैं ना, क्या बैड इफ़ेक्ट आता है। तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम मुझे मिले। फिर मैंने देखा कि भाई जल के देवता कौन है? तो झूलेलाल जी जल के देवता है। तो हुँ, फिर झूलेलाल जी का यंत्र सिद्ध करके वहाँ पे वाटर टैंक में लगाया, तो फिर उसका बैड इफ़ेक्ट कम हुआ। फिर यंत्र निकाला तो वापस बैड इफ़ेक्ट आने लगा। तो ऐसे यंत्रों की रेमेडी मेरी हुई उसको करके। ऐसे इतना बहुत सारे। इतना इंटेंसिव रिसर्च मतलब जो आज सर बता रहे हैं मैंने शायद ही कभी किसी से सुना और ये बताता है कि 100% सर का वास्तु रिसर्च वेरीफाइड है। सर आपके साथ ऐसा होता हो संजय जी कि आप किसी के घर गए हैं, किसी की शॉप, किसी के ऑफिस पे गए हुए हैं और उन्हें नहीं पता है कि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो आपको एनर्जीज़ के साथ रिफ्लेक्शन मिल जाता होगा कि यहाँ किस तरह की एनर्जी है, अच्छी है, पॉजिटिव है। क्या आप अपने से बताने लग जाते हैं कि भई आपके यहाँ ये चीज़ गलत है? अपने से मैं कई बार बता देता हूँ, अपने से मैं बताता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भई अगली बार मैं पता नहीं वहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा, वहीं मेरा जाना है कि नहीं है। मैं हुँ, ऐसे ही मिलने गया किसी से, मुझे ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए कि उसका भला तो हो जाएगा ना। हम इस शास्त्र को अगर इतना ज़्यादा कमर्शियल करेंगे, इतना प्रोफेशनलिज़्म लेके आएँगे इसमें, तो उतनी सिद्धि नहीं रहेगी। हुँ, आज मैं 52 ईयर से शिव जी की साधना कर रहा हूँ, तो जो मुझे मिला है, तो वो लोगों को बाँटने के लिए मुझे मिला है। सच बात तो है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ, मैं इवन ट्रेन में जा रहा हूँ, किसी ने गलत रिंग पहना हुआ है, गलत फिंगर में गलत स्टोन पहना हुआ है, तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि अरे आपने ये क्या कर रखा है इसको, आप इसको ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। और मुझे पता लग जाता है, अगर मैं कहीं जाता हूँ, अगर किसी ने आप मुझे कहें आप ऐसी जगह लेके जाइए, किसी ने सुसाइड किया, आप मुझे मत बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि सुसाइड हुआ है यहाँ पे, ओह! क्या क्योंकि बात है। मुझे उस जगह की एनर्जी बोल देती है। तो आज जैसे इस पॉडकास्ट स्टूडियो की एनर्जी क्या कह रही है आपसे? यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। देखिए कई जगह ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है 10 मिनट में कि यहाँ से उठ के जाना है। हाँ, अब बिल्कुल। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ
मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ की एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है। शांत और साधना करने लायक बहुत है। अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, तो देखिए इंटरव्यू तो करने में भी मज़ा आ रहा है मैं आपके साथ। संजय जी, हर चीज को मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं कि यार मैं नहीं मानता, और एक कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। वास्तु के साथ भी कमोबेश ये बात आती है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शराब की दुकान पे क्यों लागू नहीं होता, या फिर आटा चक्की पे क्यों नहीं लागू होता, या पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं लागू होता। क्या कहना आपका इसके बारे में? देवता भी सोमरस का पान करते हैं, तो शराब की दुकान पे वो लागू नहीं होता है। हम्म। और उसका हालाँकि बड़ी वो उसमें सेल अच्छी होती है, पर वो नुकसान तो कर ही रही है ना चीज़ें। हम्म। सेल अच्छी होना, बिज़नेस अच्छा होना से ज़्यादा वो चीज़ कितने हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रही है वो चीज़ है, कि ओके। कितना आपको नुकसान कर रही है। ओके। और आटा चक्की तो सबको ज़रूरत है, पर आटा चक्की पे वास्तु जैसे आपका ये मानना है कि भई बिज़नेस तो हो ही रहा है उसका, पर वो उसको कितना परेशान कर रही है। हम्म। डिपेंड करता है कि भई वो जहाँ पे उसने अग्निकोण में अगर चक्की नहीं लगाई है, गलत दिशा में लगाई है, तो उसकी फैमिली पे बेनिफिट आ रहा है। हम्म। वाइन की शॉप में भी अगर गलत दिशा में उसने अगर वाइन्स रखी हुई है, तो उसपे गलत इफ़ेक्ट आ रहा है। अभी मैं एक बॉम्बे में बहुत बड़ी शॉप का मैंने वास्तु किया। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र शॉप ऐसी है कि जहाँ पे आप अगर 4.5 लाख रुपए की वाइन की बॉटल भी लेंगे, तो पहले आपको टेस्ट कराएँगे वो। ओह। उसके बाद भी शॉप नहीं चल रही थी। मैं 15 दिन लगातार गया वहाँ पे, उस पूरी बिल्डिंग को मैंने 15 दिन ऑब्ज़र्व किया। उस बिल्डिंग में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें थी, हम्म। उसको मैंने वहाँ से हटाया। और वो एक बन उन्होंने एक मुझे बंदा दे दिया कि ये जो बोलें वो आप उसको करते जाना। तो मैंने बेसमेंट में देखा कि वहाँ पे कार लिफ्ट जो बनी हुई थी, वो साउथ वेस्ट में गड्ढा था, उसको ठीक किया उन्होंने। और जो पूरा ब्रह्म स्थान पूरा उनका पैक था, उस ब्रह्म स्थान को उन्होंने ठीक किया। तो हम्म। उसके बाद लगातार 15 डेज़ मैंने उसमें ऑब्ज़र्वेशन किया, और मैं जाके कंसल्टेंसी देके उन्होंने जो मैंने बोला वो कर लिया उन्होंने। और 15-20 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आता है, और दिसंबर का महीना था। उनकी शॉप को खुले लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में ऐसा सेल कभी नहीं हुआ जैसा सेल उनका उस समय हुआ। क्या बात, आपने क्या बात। वाइन शॉप बोला ना, तो वाइन शॉप ज़रूरी नहीं सब चले, वो वाइन शॉप चलती ही नहीं थी। उसका 37 लाख रुपए महीना रेंट दे रहे हैं उस शॉप का वो, और ओह। बॉम्बे की सबसे बड़ी वाइन शॉप है। और उसके बाद भी वो नहीं चल रही थी, और जाके उसका वास्तु किया तो वो इतनी ज़्यादा चल रही कि आज तक उसका सेल ही नहीं हुआ। तो मतलब वास्तु अंधविश्वास नहीं, जो लोग स्यूडो साइंस बोलते हैं वो गलत है कहीं ना कहीं बात। लोगों के मानने से शास्त्र गलत नहीं हो झूठा या जाता। सच्चा नहीं हो जाता है। सच बात है। तो भाई कई लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, हम्म। नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। जी। तो उनके मानने से शास्त्र है कि नहीं ये नहीं सिद्ध किया जा सकता है, शास्त्र तो है ही ना। आज देखिए वास्तु कितना वास्तु को गवर्नमेंट ने भी आजकल देखिए कॉलेज में ही वास्तु पढ़ाया जा रहा है। सही। वास्तु साइंटिफिक है, एक तरह का विज्ञान है वास्तु भी। आप आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट हो आर्किटेक्चर, गया है। हाँ, और देखिए आप पुराने सारे महल देखिए, आप ताजमहल देखिए। हैदराबाद में मैं एक जगह विज़िट करने गया था, हैदराबाद में एक निज़ाम का मैंने महल देखा। जी। आज से 200 साल पहले का बना हुआ है। उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी। हम्म। तो उस समय वो महल में उन्होंने कुछ इस तरह से महल बनाया हुआ है कि जहाँ निज़ाम बैठते थे, तो वहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रहता था। क्या बात। बाहर अगर 50 डिग्री है तो अंदर 16 डिग्री रहेगा, उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया था। आज जयपुर में हवा महल देख लीजिए, हम्म। वहाँ कितनी ठंडी हवा आती है। तो वास्तु अपने आप में हज़ारों सालों से एप्लीकेबल है ना। तो लोगों के मानने नहीं मानने से शास्त्र हो जाता, नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कह सकते। ओके। आपने अभी एक वाइन शॉप का एग्जाम्पल बताया, ऐसा कोई सबसे शॉकिंग पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जहां पर आपने एक वास्तु रेमेडी की हो और लाइफ चेंजिंग वहां पर स्टोरीज क्रिएट हो गई हो? बहुत सारे लोगों का काम मैंने किया हुआ है। देखिए, हमारी फ़ील्ड में हम लोगों का नाम नहीं ले सकते, हम्म। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो चाहते हैं उनका नाम नहीं लिया जाए, पर मैं फिर भी 1-2 लोगों का आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो मेरे ख़्याल से इस बात को अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे मैं मिला हूँ और उनका मैंने ये कंसल्टेंसी दिया है। आपको याद होगा इंदौर में फ्री प्रेस एक पेपर जो हाँ आता था, उसका बिल्कुल। इनॉग्रेशन में अमिताभ बच्चन जी आए थे। क्या बात। वो अमिताभ बच्चन जी का बड़ा बुरा दौर था, कि हम्म। उस समय अमित जी मतलब पूरी तरह से अमित जी का नुकसान हो चुका था। उनको कोई फ़िल्में नहीं मिल रही थी, उनका बड़ा बुरा दौर चल रहा था। वो हम्म। डिप्रेशन में आ गए थे कि क्या करें, क्या नहीं करें? कोई फ़िल्म थी उनके पास, कर्ज़दार हो गए थे, हम्म। बैंक करप्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो मैं शुरू से देखिए कि अमित जी की फ़िल्में देख-देख के बड़े हुए। हम्म। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ़िल्म देखते थे उनकी। हम्म। और मतलब उनकी फ़िल्म का अगर टिकट लेना होता था, तो सुबह 8 बजे से 7 बजे से लाइन लग जाती थी 12 बजे वाले शो की। जी। तो इतना उनका फ़ैन थे, तो बड़ा बुरा लगता था कि यार ये इतने टॉप पे पहुँच के इतने डाउन कैसे हो गए। तो चाहते थे कि भई इनसे मुलाकात हो जाए एक बार, और बस सिर्फ़ मिलना ही चाहता था मैं। पर उस समय मैंने एक मेरे पास बुक है, उसमें पूरे देश-विदेश के बहुत बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ की कुंडलियाँ हैं। हम्म। तो मैंने अमित जी की कुंडली की स्टडी की थी कि अमित जी इतने टॉप पे पहुँच के वापस डाउन कैसे हुए। तो स्टडी कर रखी थी, और लकीली मैं सोचता था कि मुलाकात हो जाए कभी उनसे। तो मुलाकात हो गई अमित जी से, और मिलके सिर्फ़ उनको मैंने कहा कि आपकी कुंडली में आपका कुंभ लग्न है, आपका शुक्र नीच राशि का बैठा हुआ है, आपने हीरा पहना हुआ है, आपको हीरा उतारना चाहिए।
क्योंकि देखिए जो ग्रह नीच राशि का होता है उसका रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही वो बात। नीच फल में वृद्धि करता है। हम्म। तो देखिए अमित जी ने उस समय मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराया हम्म। और जो भी उन्होंने फिल्म की कंपनी खोली उसमें उनको लॉस हुआ। लॉस हुआ। तो देखिए जेंट्स की पत्रिका में स्त्री शुक्र का काम करता है, हम्म। स्त्री की पत्रिका में जेंट्स का काम शुक्र करता है। तो ओके। अमित जी की कुंडली में शुक्र नीच राशि का था, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराया हम्म। तो शुक्र के कारण, और शुक्र का जो रत्न हीरा है, अमित जी ने हीरा पहना हुआ था और उनका शुक्र नीच राशि का था और वो भी एट्थ हाउस में, अष्टम घर में शुक्र नीच का, जो मृत्यु के घर में शुक्र नीच का बैठा हुआ था, तो मृत्यु तुल्य कष्ट दिया। तो पता नहीं ऐसे रैंडमली उनसे बात करते करते मैंने उनको कहा कि आपको हीरा निकालना चाहिए अमित जी, और आपको फ्रेंच कट दाढ़ी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने बाल दिखने वाले होते हैं सब राहु होते हैं और छुपे हुए बाल शरीर में शनि होते हैं। हम्म। तो उस समय उनके भाग्य में राहु की दृष्टि पड़ रही थी, तो उनको सजेशन दिया कि आप फ्रेंच कट दाढ़ी रखें या दाढ़ी रखें आप, और आप नीलम पहनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू बोल के वो चले गए और उसके बाद उनको मेरे पहले भी और लोगों ने भी एडवाइस किया हुआ था। एक राव साहब करके बेंगलुरु उन्होंने एडवाइस किया था और भी लोगों ने बोला था। तो जब क्या होता है, जब एक ही चीज़ लगातार लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा बिलीव आ जाता है, और उनके फादर का रत्न पड़ा हुआ था उनके पास नीलम। तो उन्होंने सोचा कि जब इतने लोग बोल चुके हैं तो एक बार चांस लेके देखते हैं। जी। तो उन्होंने शायद वो चांस लेके देखा और वो बात आई गई होगी, 15-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, उनको 30वें दिन फ़िल्म मिली मोहब्बतें, जी। और 35वें दिन करोड़पति सीरियल मिला। हाँ। उसके बाद की कहानी आप देख रहे हैं। पीछे जिस मुड़ के नहीं फ़िल्म में देखा। उन्होंने शेव रखी वो फ़िल्म सारी हिट हो गई, हम्म। और जिस फ़िल्म में शेव बनाई फिर वो फ़िल्म देखी, और उसके बाद से आज तक अमित जी डाउन नहीं गए उसके बाद से, और उन्होंने नीलम पहना। फिर ओके। बीच में एक बार और मिलना हुआ था, तो उनको मैंने कहा था कि आपको शनि की डिग्री बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा नीलम पहनना चाहिए। तो अमित जी ने 23 कैरेट नीलम पहने थे। ओके। एक बार फिर और मिलना हुआ था उनसे, तो उन्होंने व्हाइट ओपल पहना हुआ था, हम्म। और वो उनको फिर वो ओपल उतरवाया कि आप ये उतारें। ये व्हाइट वाला मूंगा पहना हुआ था उन्होंने, सॉरी जी। ओपल नहीं पहना था, व्हाइट मूंगा पहना था। तो देखिए शनि मंगल अगर एक साथ पहनते हैं, आप कोई भी व्यक्ति अगर शनि और मंगल एक साथ पहने, नीलम और मूंगा अगर एक साथ पहनेंगे, तो आपके पेट में प्रॉब्लम होगा। तो हम्म। आपको याद होगा बीच में अमित जी के पेट में इन्फेक्शन हुआ था, जी। 1 महीने तक अमित जी एडमिट थे, ठीक नहीं हुए थे। जी। जैसे ही उन्होंने व्हाइट वाला कोरल उतारा, उसके बाद अमित जी ठीक होना शुरू हुए। हम्म। तो लगभग 3 बार मेरा उनसे मिलना हुआ अमित जी से, क्या बात है। और मैं समझता हूँ कि पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी जैसा स्टार मैंने इतना सहृदय व्यक्ति, इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति दूसरे नहीं देखे। दूसरे राजेश खन्ना साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। जी। तो सही में सुपरस्टार अगर कोई हुआ है फ़िल्म इंडस्ट्री में तो राजेश खन्ना हुए हैं, और जो अमित जी जो हैं वो अपने आप में अलग स्टार हैं, राजेश खन्ना अलग स्टार हुए हैं। दोनों अपने आप में उनका अलग-अलग वो रहा है। राजेश खन्ना एक दिल फरियाद आदमी थे। हम्म। उनके बर्थडे पे जाना हुआ था मेरा एक बार, तो उनके ऑफिस पे बढ़िया शानदार छत पे ओपन पार्टी होती थी, ओपन फॉर ऑल, कोई भी जा सकता था। वो इतने मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, हर किसी से मिलते थे, तो उनका एक अलग रुतबा था। क्या बात है। मतलब कहानियां बहुत सारी है संजय जैन जी के पास। ये पॉडकास्ट शायद छोटा पड़ जाए या हमें 3 4 5 पार्ट में लाना पड़े, मेरे ख्याल से इतनी है। और मुझे पर्सनली सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन संजय जी, आपके करियर का सबसे अनबिलीवेबल वास्तु जो आपने कंसल्ट किया हो? एक बार दिल्ली में मुझे जाने का मौका मिला था, खत्री जी करके दिल्ली में थे, उनका ऑयल का काम था बगदाद वगैरह में, और सऊदी में उनका ऑयल का जी। काम था, और उनकी बड़ी बुरी कंडीशन थी, तो मेरा उनके घर जाना हुआ। हम्म। उनके घर जाते से ही उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे फील हुई, ओह। और जब मैं उनके घर का विजिट कर रहा था, हम्म। तो उनकी सिस्टर ने कपड़े से भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर फेंक दी एकदम। उनको कुछ नेगेटिव वाइब्स उनके अंदर थे। हम्म। तो वहाँ मुझे बड़ा उस समय शॉक लगा कि एकदम से ये क्या हो गया, क्योंकि ओके। मैं हट गया, नहीं तो पूरी कपड़े से भरी बाल्टी मेरे ऊपर थी उनकी, और उनकी एकदम आवाज़ भी पूरी चेंज हो गई, ओह। और एकदम वो मुझे एकदम मैं शॉक्ड हो गया कि एकदम ये क्या हो गया, एकदम डर लगा मुझे पहली बार लाइफ में, जब मैं नया-नया शुरू किया था, आज से 30 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो वहाँ मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि फिर मुझे लगा कि यार मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये इस तरह से एकदम से कोई नेगेटिविटी मेरे पे नहीं आ जाए। तो फिर बाद में मैंने रेमेडीज़ की तो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, और वो आज उनका इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल का काम है, बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं वो ऑयल के। उस समय बड़ी प्रॉब्लम में थे वो, उनके घर में 2 लोगों की अकाल मृत्यु भी हो चुकी थी। फिर उनके घर का वास्तु किया, तो आज तो दिल्ली में बड़े मल्टीमिलियनियर और बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो वो मुझे आज तक वो इंसिडेंट याद आता है कि जी। पहली बार मुझे थोड़ा-सा लगा था कि ये क्या हो गया एकदम से, ओके। कि ये फ़ील्ड में एकदम से कभी भी कोई भी नेगेटिव वाइब्स आप पे अटैक इसलिए करते हैं कि आप जैसे कहीं अगर गए काम करने के लिए, तो वहाँ की नेगेटिविटी को लगता है कि आप उसको हटा दोगे, तो वो सीधे आप पे अटैक करते हैं। ओके। उसके बाद तो कई जगह ऐसे अटैक होते रहे मेरे पे, जी। जैसे मुझे कई नेगेटिव वाइब्स मेरे पे आते रहे, तो पर वो सबसे डेंजरस था। संजय जी, एक चीज इससे जुड़ी हुई जानना चाहूंगा कि
न सिर्फ घरों का या काम करने वाली जगहों का वास्तु होता है, बल्कि शहरों का भी अपना वास्तु होता है। जहां पर आप पहुंचते हैं तो आपको महसूस होता है कि इस शहर की एनर्जी बहुत जबरदस्त है, जैसे इंदौर की एनर्जी है। और वहीं पर कुछ दूसरे शहर होते हैं जहां पर नेगेटिव तो नहीं, लेकिन डल एनर्जी होती है। आपको बहुत स्लो फील होता है, डल फील होता है। किस शहर की एनर्जी वास्तु के हिसाब से आपको बहुत अच्छी और बहुत खराब महसूस हुई है, जहां भी आप गए हो आज तक? या वाकई में कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, हमारा पूरा भारत देश का जो भौगोलिक वास्तु पूरा बिगड़ा हुआ है। हम्म। आप देखिए, वास्तु में नॉर्थ हमेशा डाउन होना चाहिए हम्म। और साउथ ऊपर होना चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्थ हमारे ऊपर है। ऊपर है, पर हम लोग बचे हुए क्यों हैं पता है आपको? सदियों से भारत देश को लोग लूटते आ रहे हैं। हम्म। आप देखिए, पहले सबसे पहले जो पहले अंग्रेज लोग आए, उसके पहले पुर्तगीज़ आए थे, हम्म। बाद में मुगल लोग आए, सब लोग ऐसे अलग-अलग लोग आते रहे और देश को लूटा ही है। हम्म। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जी। पर हम लोग बचे हुए क्यों हैं? क्योंकि पानी सबसे बड़ी समृद्धि है। हम्म। हिमालय से जो पानी बह के आ रहा है, हम्म। उसके कारण हम लोग बचे हुए हैं। वाह। पूरी दुनिया में आप एक भी नदी मुझे ऐसी बता दीजिए, गंगा के जैसी नदी बता दीजिए, जिसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हों। पूरी दुनिया में गंगा नदी एकमात्र ऐसी पवित्र महीनों नदी है। तक घर पे रखो कुछ भी नहीं होता। सालों तक रखो, मेरे पास 17 साल पुराना मैं हरिद्वार से पानी भर के लाया हूँ। मैं स्नान करने गया था हरिद्वार में, तो सेंटर से नदी के अंदर से पानी भर के लाया था। आज तक उस पानी में एक भी कीड़ा नहीं पड़ा हुआ है। क्या बात है। तो हमारा जो पानी बह के आ रहा है नॉर्थ से, वो हमारी समृद्धि है। इसलिए हमको कोई कितना भी लूटता है, कितना भी कुछ करता है, हम वापस खड़े हो जाते हैं। क्या बात। तो हमारे पूरे भारत देश की एनर्जी बिगड़ी हुई है। लेकिन पश्चिम में भी पानी है, जो अरब महासागर है, हिंद महासागर है, इसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है? असर ये पड़ रहा है कि देखिए, भारत में हमेशा परेशानी चलती रहती है ना। हम्म। आज भी देखिए, आज भी सरकार जो चल रही है, जो काम करना चाह रहे हैं, अब मोदी जी जब काम गुजरात के जब सीएम थे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था हम्म। और मैं समझता हूँ कि उनके जैसा लीडर, जी। इंदिरा गांधी के बाद उनके जैसा लीडर नहीं आया। पर उनका जितना पावर है, उस पावर से वो काम अभी उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये देश उनका दोष नहीं है। ये देश की सीट बिगड़ी हुई है, देश का भौगोलिक वास्तु बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश में जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रही है ओके। और इतने सारे विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यक्ति काम करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहा है। हम्म। इतनी परेशानियां चल रही है इस देश में। कोई कभी भी उस देश के अंदर, एक मेरी भविष्यवाणी कि भारत देश की प्रधानमंत्री की सीट पे कोई भी बैठेगा, वो काम ढंग से कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं अब इस बात से जुड़ी ये बात है कि मुंबई बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, लेकिन वहां पर भी समस्याएं आ जाती है, पानी की, बाढ़ की, ट्रैफिक की, या फिर हमेशा आतंकवादी खतरा बना रहता है, हमले का खतरा बना रहता है। तो वेस्ट में इस शहर के अलावा और कौन सा ऐसा शहर जो अपने आप में बहुत बड़ा आने वाले समय में तरक्की का केंद्र बन सकता है? आने वाले समय में देखिए, चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। चंडीगढ़ में जो डिसिप्लिन है, जो सिस्टम हम्म। है, वो मुझे अच्छा लगता है। जी। और मुझे लगता है इंदौर भी आने वाले समय में तरक्की बहुत अच्छी करेगा, बिल्कुल। क्योंकि इंदौर के लोग जो हैं वो खुद अगर चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, स्वच्छता के मामले में हम्म। इंदौर के हर इंसान ने सोचा कि मुझे ठीक रखना है, तो इंदौर को विश्व के ऐसे पटल पे पहुंचा दिया कि हम्म। जहाँ कोई दूसरा शहर नहीं है पूरी बिल्कुल इंडिया सही में। बात। तो अगर ये लोग सुधरना चाहें तो कहीं भी हो सकता है। जी। पर इंदौर के लोगों को स्पेशल, देखिए, आप इंदौर जिस जगह पे है, वहां से 2 ज्योतिर्लिंग की दृष्टि इंदौर में पड़ रही है। हाँ। और दोनों ज्योतिर्लिंग में ये मान्यता है कि भस्म आरती में शिव जी यहाँ पे सुबह डेली उज्जैन में आते हैं और शयन आरती में ओंकारेश्वर में आते हैं। क्या बात है। तो दोनों जगह शिव जी का जो वास है यहाँ पे, हम्म। तो उनकी शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से इंदौर से ज़्यादा तरक्की इंडिया का कोई शहर नहीं करेगा आने वाले 50 सालों में। बिल्कुल। और ये मैंने आज से 10 साल पहले भविष्यवाणी की थी। इसी आशीर्वाद की वजह से संजय जैन जी के साथ आज भी मैं इंदौर में ही हूँ। मेरा लेकिन सौभाग्य है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स 80% घरों में जो लोग वास्तु के नाम पर करते हैं, वो क्या है संजय जी? वास्तु के नाम पे जो मिस्टेक करते हैं, देखिए, कहीं भी अगर जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो जो बिल्डर्स लोग हैं, तो वो कंसल्टेंट को बुलाना नहीं चाहते हैं कभी भी। हम्म। वो सोचते हैं कि यार, कंसल्टेंट को बुला के सिर्फ वो एडवाइस तो देगा, हम्म। उसका उसको इतना अमाउंट क्यों देना है? तो वो अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो कई जगह क्या होता है, किचन में मुझे बहुत डिस्टर्ब मिलता है। हम्म। किचन ऑलवेज अग्निकोण में बनना चाहिए। हम्म। तो अग्निकोण में क्या इंफ्रारेड रेस गिरती है, प्रॉपर जगह पे अगर किचन बनेगा तो खाना बनाने वाला वहाँ पे खाना अच्छा बनाएगा। आग्नेय कोण में। और आग्नेय में, और जो घर की महिलाएं हैं, देखिए, अग्निकोण शुक्र ग्रह का होता है जी। और स्त्री को भी शुक्र का स्वरूप माना जाता है। हम्म। तो अग्निकोण में स्त्री को खड़े होकर खाना बनाने से जो खाने में स्वाद आता है और जो खाने में जो एनर्जी आती है, वो अग्निकोण में बनाने से आती है। तो पहला प्रेफरेंस अग्निकोण को है। पर कई जगह लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। जो बेसिन बना देते हैं किचन का, वो गलत दिशा में बना देते हैं। पीने का पानी गलत दिशा में रख देते हैं। पीने का पानी अगर गलत दिशा में रखेंगे, मान लीजिए साउथ वेस्ट में रख दिया, जी। साउथ, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गई, साउथ वेस्ट दिशा का मालिक राहु है। हम्म। अब पानी रिलेटेड है चंद्रमा से, चंद्रमा राहु दोनों मिलके ग्रहण योग बना देते हैं। तो अगर आपके घर का अगर वाटर टैंक
अगर वाटर टैंक जो ओवरहेड टैंक भी अगर साउथ वेस्ट में है, आपके घर का पीने का पानी भी अगर साउथ वेस्ट में है, तो आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहेगा और हमेशा परेशानी आपके घर में चलती है। संजय जी, सबसे कॉमन वास्तु मिस्टेक जो 80% लोगों के घरों में होती है वो क्या है? सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो लोग वाटर टैंक बनाते हैं वो कई जगह गलत दिशा में होता है। लोग भगवान का स्थान जो होता है वो गलत दिशा में कर देते हैं। लोग टॉयलेट गलत दिशा में बना देते हैं, लोग किचन गलत दिशा में बना देते हैं। हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें जो हैं, जी एक तो भोजन है और एक पानी है। जी। ये दो चीजें अगर सही दिशा में बन जाए तो 80% वास्तु सुधर जाता है। और अगर ये गलत दिशा में बन जाती है तो असर क्या स्वास्थ्य पे होता है, आर्थिक होता है, क्या होता है? आर्थिक भी होता है और मानसिक भी होता है। अब अगर गलत दिशा में आप भगवान को बिठा दोगे जहाँ भगवान के स्थान नहीं है, वहां पे बिठा दोगे तो भगवान जितनी एनर्जी देना उतनी एनर्जी आपको भगवान नहीं देंगे। पूजा से आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। जहाँ पे खाना आपका बनना चाहिए, भोजन बनना चाहिए, अगर वो सही दिशा में नहीं बनेगा तो उसमें गलत ग्रहों की एनर्जी आएगी। जी अब अगर मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट में किचन बना दिया, जी साउथ ईस्ट दिशा शुक्र की है, तो शुक्र की दिशा में अगर भोजन बनाएंगे तो पवित्र ग्रह है शुक्र। अब साउथ वेस्ट राहु की दिशा हो गई, राहु पाप ग्रह है, तो वहां बनाएंगे तो फिर पाप ग्रहों की उसमें एनर्जी आएगी। जी तो सही ग्रहों की एनर्जी नहीं आती है तो वो पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, मेंटल लेवल को इफेक्ट करती है, जी। डिस्टर्बेंस आता है लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो मूलतः हमारे देश में दो तरह के घर होते हैं। एक तो वो जो जमीन से जुड़े होते हैं जिनको हम ड्यूप्लेक्स विलास कहते हैं, मकान कहते हैं हिंदी में, और एक होता है फ्लैट यानी अपार्टमेंट्स। ऐसा कहते हैं कि फ्लैट अपार्टमेंट्स पे वास्तु एप्लीकेबल नहीं होता, क्या ये बात सही है? एप्लीकेबल होता है पर बिल्डर लोग करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। मैंने आपको पहले भी बोला कि बिल्डर लोग कंसल्टेंट को पैसा नहीं देना चाहते। कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि इनको फालतू पैसा दे रहे हैं। जी क्योंकि अगर कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेगा ना कि भाई अगर 80 माला अगर बिल्डिंग बन रही है, 80 फ्लोर की एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें वो कंसल्टेंट बताएगा कि आपको सारे टॉयलेट्स कहाँ रखना है, सारा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी आपको कहाँ रखना है, सारी वाटर वाली एनर्जी आपको कहाँ रखना है। ओके पर वो इतना नहीं करते हैं लोग, तो इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए 90% फ्लैट में वास्तु ठीक नहीं मिलता है। ओके। और कहीं ना कहीं आजकल ये जो लोगों की कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर कोई वास्तु प्रॉब्लम उन्हें पता चली है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से पता चली है, वो कहीं ना कहीं गूगल पे उसका एक रेमेडी, उसका इलाज खोजने लगते हैं कि किस हद तक कारगर होता है, क्या ये सही है? अगर देखिए इलाज गूगल पे तो सही मिलेगा उसका इलाज, पर अगर आपने उसका इलाज भी कर लिया, पर यहाँ पे वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी को मैं प्रेफर करूंगा कि अगर कई जगह देखने अगर हम जाते हैं, एक मेरे साथ बहुत एक स्पेशल केस हुआ था। जी मैं नागपुर में एक मुरली सीमेंट करके एक कंपनी है और एक मुरली पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी है। हम्म। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर मिल मुरली पेपर प्रोडक्ट्स है नागपुर ओह, में। क्या बात है। 5 एकड़ में फैली हुई मिल है। बाबा रे। वो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग सेट था और उनके ऑनर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। हम्म तो आप सोचिए कि जहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग सेट करके मेरे पहले 20 वास्तु कंसल्टेंट बुला चुके थे वो, और कोई भी ठीक नहीं कर पाया था। फिर मैंने उन सब डायरेक्टर्स की हॉरोस्कोप मंगाई, हॉरोस्कोप के अंदर जो प्रॉब्लम था उसकी रेमेडी की, और फिर पूरा मैंने उसका स्टडी पूरा घूम के मैंने किया। उसमें वहाँ भी जो जो माइनर प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया तो वो एकदम ठीक हो गया। वाह। तो मतलब ये है कि हम अगर कोई घर बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, शॉप बनाने जा रहे हैं, तो 100% वास्तु के साथ बना सकते हैं? 100% वास्तु से बना सकते हैं, पर मेरा ये आपसे निवेदन है कि जब भी आप वास्तु कराना चाहें तो आपकी प्रॉपर हॉरोस्कोप, आपके पूरे घर के लोगों की हॉरोस्कोप आप दे दें और आप पूरा उसके हमको स्टडी करने दें। हम उसकी स्टडी करके फिर उसके स्टडी के हिसाब से भाई आपके लिए कौन सी दिशा पूरे घर के लोगों के लिए सही रहेगी। जरूरी नहीं कि ईस्ट फेसिंग सबके लिए अच्छा होगा, साउथ फेसिंग सबके लिए बुरा होगा ये भी जरूरी नहीं, वेस्ट फेसिंग सबके लिए बुरा होगा ये भी जरूरी नहीं है, नॉर्थ फेसिंग सबके लिए अच्छा होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरे फैमिली मेंबर्स के हॉरोस्कोप के हिसाब से देख के फिर पूरा प्रॉपर किसका रूम कहाँ बनना चाहिए, और वो पूरे घर की एनर्जी के हिसाब से उस पूरे प्लॉट पे जमीन से लेके छत तक हमको यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। अब आप 1000 साल पहले आपको क्या मालूम है कि प्लॉट पे कितने कितने युद्ध हुए, कितने लोग बने, कितना जिंदा है, कितने मुर्दे गड़े हैं, कितना क्या हुआ, आपको थोड़ी पता उस जमीन पे क्या है। बिल्कुल सही बात। 7,500 करोड़ वर्ष पुरानी धरती है कम से कम, इसमें कितनी बार उसमें उलट फेर हुआ आपने को नहीं बताया ना। जी तो इसलिए पूरा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को अगर करके बनाया जाए जी। तो उससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं बन सकता। ओके। और मेरा ये दावा है कि जो व्यक्ति अगर ये पूरा तरीके से घर को बनवाता है वहाँ पूरी लाइफ में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। एक सबसे बड़ा वास्तु का मिथ यानी भ्रम जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं भाई कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर डरा दिया गया है कि नहीं करेंगे तो उनकी वैसी प्रोग्रेस नहीं होगी। पर भगवान को आप 5 जगह रख सकते हो घर में। एक तो घर के ब्रह्म स्थान में रख सकते हैं, एक ईस्ट में रख सकते हैं, एक नॉर्थ में रख सकते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। ओके।
पर क्या होता है कि मिथ इतना ज़्यादा हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो ही प्रोग्रेस होगी, ऐसा नहीं है। भगवान की रखने की दिशाएँ 5 है, 5 दिशा में भगवान रख सकते हैं। ओके। संजय जी, एक और बहुत बड़ा लोगों के मन में डर है वास्तु को लेकर के कि साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते और इसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्या वाक़ई ऐसा होता है? देखिए, ऐसा कब होता है, यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है। हुँ, साउथ दिशा के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। हुँ। अब मंगल आने वाले 20,000 ईयर तक मंगल इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। ओह! अगर किसी से मंगल खुश नहीं है, किसी की कुंडली में अगर मंगल खराब है, तो अमंगल रहेगा ही ना। वो हुँ, ईस्ट फेसिंग वाले मकान में चले जाए, चाहे साउथ फेसिंग वाले मकान में चले जाए। तो मंगल की रेमेडी अगर करेंगे साउथ फेसिंग वाले मकान में, उनके हॉरोस्कोप देखेंगे, जिस व्यक्ति को साउथ फेसिंग घर है, तो हुँ। उनके हॉरोस्कोप देख के अगर उनकी कुंडली में मंगल गलत दिशा में बैठा हो, तो मंगल की रेमेडी करेंगे, तो वो घर उनको फल जाएगा। अच्छा। डेफ़िनेटली फैलेगा। और देखिए, साइंटिफिक रीज़न ये है कि सूर्य जो देव हैं वो हुँ, ईस्ट के राजा हैं, पर सूर्य और मंगल ज़बरदस्त मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। तो देखिए, जब सूर्य देवता पूर्व दिशा से दक्षिण को भ्रमण करते हैं, हुँ, तो मंगल भी अग्नि के देवता हैं, हुँ, सूर्य भी अग्नि के देवता हैं। तो साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक आधार ये है कि सूर्य मंगल दोनों मिलके अग्नि बरसाते हैं हुँ। दक्षिण मुखी वाले घर में। जी। तो सारा खेल दुनिया में ब्रेन का है। हुँ, तो आपका ब्रेन स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा हीट आती है। तो साउथ फेसिंग वाला अगर घर आपका है, तो वो आपको उस दीवार को थोड़ा-सा आपको 10 इंची दीवार बनवाना चाहिए साउथ में। उस ओके, दीवार को आपको हेवी बनवाना चाहिए, तो ओके, साउथ का बेनिफिट नहीं आएगा आपके अंदर। ओके। क्योंकि ब सारा खेल एनर्जी का है, तो सूर्य मंगल मिलके एनर्जी आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको एनर्जी, आपकी कैपेबिलिटी अगर उस एनर्जी को सहन करने की है, तो ही आप उस घर में रह पाएँगे। नहीं तो नहीं रह नहीं तो पाएँगे। उस घर में अगर आप कुछ भी काम करने जाएँगे, तो काम ठीक नहीं होगा, डिसीज़न आपके प्रॉपर नहीं होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बात कही जाती है कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान, हनुमान जी की आराधना दक्षिण दिशा को देख कर के की जाए, अगर दक्षिणमुखी घर है, तो क्या कुछ उपाय हो सकता है? 100% हो सकता है। दक्षिणमुखी जैसे घर हैं, तो मैं एक छोटा-सा उपाय बताता हूँ। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ भी बैठे हों, जी। मंगल कैसी भी कंडीशन में हो, अगर दक्षिणमुखी घर है, तो देखिए हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी का आप जो टाइल्स है या फ़ोटोग्राफ आप घर के मेन एंट्रेंस पे लगा दें। ताकि क्या होता है, कोई भी नेगेटिविटी होती है, तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जी, तो कम से कम 80% प्रॉब्लम तो कम हो जाएगा। जी। तो हनुमान जी देखिए कलयुग का राजा भी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मंगल आने वाले 20,000 ईयर तक ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्या और हनुमान जी मंगल के देवता हैं। आने वाले समय में हनुमान जी महाराज ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊँचा स्थान ले लेंगे। उनको आशीर्वाद है सीता मैया का। संजय जी, आमतौर पर देखा गया आजकल बहुत कॉमन हो गया घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच गृह कलेश जो होने लगे। क्या इसके पीछे भी वास्तु कोई साइंस होता है? 100% होता है। देखिए हस्बैंड वाइफ अगर सही दिशा में सिर रख के नहीं सोएँगे। हुँ, देखिए साइंस में एक नियम कहा गया है कि हमेशा सिर को पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। हुँ, अगर गलती से भी उन्होंने पूर्व दिशा में पैर कर लिए या दक्षिण दिशा में पैर कर लिए, तो अर्थ की मैग्नेटिक वेव उनके ब्रेन की मैग्नेटिक वेव को डिस्टर्ब करेगी। हुँ। तो उनकी एनर्जीज़ खराब होगी। खराब एनर्जी होगी तो उनका ना तो समय पे नींद आएगी, ना उनका मानसिक स्तर ठीक रहेगा। तो हमेशा डिस्टर्ब बने रहेंगे। इसका इसलिए उपाय क्या हो सकता है? उसका उपाय हो सकता है कि अपने सिर को सही दिशा में रखें। हुँ, अब कई बार ये देखा गया है कि जो न्यू कपल होते हैं, अपनी जीवन की शुरुआत वो करते हैं ईशान कोण में। कई बार किसी का घर में लोग नॉर्थ ईस्ट में सोना शुरू कर देते हैं, जो भगवान का कमरा हुँ, होता है। तो जितने स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में सोने के बाद स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं। अपंग बच्चे पैदा होते हैं, दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। तो हुँ। मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि आप अपना दाम्पत्य जीवन जो शुरू करें, तो आपका सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण में या पूर्व में आना चाहिए। और अपना बेडरूम ईशान कोण में, भगवान के कमरे में अपना बेडरूम कभी नहीं रखें, नहीं तो आपको उसके बड़े दुष्परिणाम मिलेंगे ओके। और संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ लोगों की शादी भी अक्सर डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, तो इसके पीछे भी वास्तु साइंस हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के साथ? बिल्कुल होता है सर कि शादी में देखिए एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु साइंस ये है कि उसके उसके घर का अगर वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो उनके हर काम लेट होंगे। हुँ, अगर कोई बिज़नेस ओपन किया है, तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट पे जाने में अगर 3 महीना लगना है, तो उसकी जगह 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, क्योंकि घर का ही वास्तु बिगड़ा हुआ है। तो हर चीज़ में लेट होगा। हुँ, उनके हर सक्सेस में लेट होगा, उनके पर्सनल जो शादी होनी है उसमें लेट होगा, बिज़नेस में डेवलपमेंट धीरे से होगा, उनको अगर आगे जाके प्रोग्रेस होनी वो भी नहीं होगी, रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं आएँगे। अगर वो पढ़ाई कर रहा है व्यक्ति, तो उसको बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो वास्तु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर और आपका अगर घर खराब हो तो रेमेडी के साथ ठीक किया जाए। रेमेडी के साथ ठीक किया जा सकता है। आप मुझे पूरी दुनिया में, या मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ मेरे बारे में, कि मैंने पूरे इंडिया में 8 जगह शमशान की भूमि का वास्तु किया। वॉव! आपने आज तक कोई भी कंसल्टेंट को नहीं सुना होगा कि शमशान की भूमि का किसी ने वास्तु किया है। और आपको एक बहुत अच्छी बात और बताता हूँ इंदौर के बारे में। जी, इंदौर में जितने विद्युत शवदाह हैं, जी, वो सारे ईशान कोण में बने हुए हैं। वॉव! इसलिए एक भी सक्सेसफुल नहीं है। ओके, सारे विद्युत शवदाह बंद हैं, अगर चालू भी हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। तो मतलब ये दक्षिण में होना चाहिए, अग्निकोण में बनना चाहिए। अग्निकोण में बनना चाहिए।
एक जगह इंदौर में, एक जगह तो मैं आपको बताऊँगा, एक किसी ने इंदौर में एक जगह शमशान घाट में ईशान कोण में उन्होंने बनवाया। एक जगह इंदौर में किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह इंदौर में शमशान घाट में किसी नेता ने नॉर्थ ईस्ट में बनवा दिया विद्युत शवदाह। जी। और मेरे पास बाद में वो क्वेरीज़ आई कि ये नॉर्थ ईस्ट में ये बनवाया कैसा रहेगा? तो मेरे मुँह से ये बात निकली कि ये जिन्होंने बनवाया उनके साथ खराब हो जाएगा। अगर उन्होंने बनवाया तो उनको यहाँ नहीं बनवाना था। बाप ये रे! मेरा बोलना हुआ और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था, उस दिन उनका मर्डर हो गया। ओह! तो अब आपको कहीं न कहीं महसूस होता होगा कि मैं प्रेडिक्शन मुझे कर बड़ा रहा हूँ। मैं शॉक्ड हो गया कि ये इतना उसका बैड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा उन पे आया। मुझे उस बात का आज तक दुःख है। वो बड़े इंदौर में बड़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी थी। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। पर मुझे आज भी उनका दुःख होता है कि उन्होंने वहाँ बनवाया और उनका उनका मर्डर हो गया। काल की इच्छा के आगे सब मजबूर हैं। अक्सर हमने देखा है घर में लोगों की एंग्जायटी बहुत बड़ी होती है, स्ट्रेस बड़ा होता है, नेगेटिविटी बड़ी होती है, गृह कलेश भी हो रहा होता है और रातों की नींद बहुत ज़्यादा गायब होती है। अगर वास्तु की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो एक छोटा-सा उपाय जो आप बता सकें? सोने की दिशा ठीक करें, हुँ, भगवान का स्थान ठीक करें। हुँ, और देखिए भगवान का स्थान अगर घर में बनाया हुआ है, हुँ, तो भगवान को हमेशा नाभि से लेके आईब्रो सेंटर के बीच में भगवान का मंदिर होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसे प्लेस पे रखा हुआ है जहाँ से बार-बार आपको निकलना होता है, हुँ, क्योंकि भगवान ने सारे पवित्र पार्ट हमको नाभि के नीचे दिए हैं। हुँ, सारे पवित्र पार्ट भगवान ने हमको नाभि से आईब्रो के बीच में दिए हैं। हुँ, बैकवर्ड पार्ट सारे नाभि के नीचे दिए हैं। हुँ, तो अगर मंदिर अगर नीचे आपका रहेगा, तो आपको लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा। ओके, ठीक है। पानी पीने का सही दिशा में आना चाहिए। जी, अगर घर का जो पानी पीने का है, हुँ, अगर वो आप गलत दिशा में रख देंगे, तो देखिए शरीर के अंदर 80% पानी है, पृथ्वी पे भी 80% पानी है, अपनी जो अर्थ है उस पे भी 80% पानी है। तो वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और देखिए समुद्र में जब ज्वार-भाटे आते हैं, तो चंद्रमा में उतार-चढ़ाव भी जो आता है, चंद्रमा के हुँ, उतार-चढ़ाव से समुद्र में ज्वार-भाटा आता है, टाइड्स आते हैं। तो हमारे मन के अंदर भी देखिए हम एकम से लेके पूर्णिमा तक खुश रहते हैं, हुँ, और एकम से लेके अमावस्या तक हम डिस्टर्ब रहते हैं। हुँ, तो सब कुछ रिलेटेड वाटर से होता है। हुँ, तो वाटर की एनर्जी को सही जगह अगर हम रखेंगे वाटर को, तो उसकी एनर्जी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ओके, एक मैं सबसे ज़्यादा ये बोलूँगा कि आपका जो पीने का पानी है, वो आप सही दिशा में रखें। अपने घर में जो वाटर टैंक है, वो सही दिशा में बनाएँ, तो आपका बहुत कुछ वास्तु उससे भी ठीक हो जाएगा। कौन-सी दिशा में होना चाहिए? देखिए ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, हुँ, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारा जो अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जी। तो वो आपको हमेशा खुश रखेगा। संजय जी, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, बी इट पॉलिटिकल, बी इट क्रिकेट, स्पोर्ट्स, बी इट फ़िल्म इंडस्ट्री। सबसे इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी जिन्होंने आपसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्ट किया, वो कौन रहे हैं? नाम डिस्क्लोज़ किए बिना। बहुत सारे लोग हैं, देखिए कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं, कुछ फ़िल्म स्टार हैं ऐसे, जी। कि जिनका करियर एकदम ख़त्म हो चुका था। हुँ, हुँ, हुँ। और लकीली मैं उनका फ़ैन था, मेरा उन लोगों से मिलना हुआ, हुँ, हुँ। और मिला, उनको कुछ एडवाइस किया मैंने। एक बहुत अच्छे क्रिकेट स्टार हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई थी। जी, तो उनको मैंने एक फ़ोरकास्ट किया था कि आपकी बीमारी ठीक हो गई, जी। और आप वापस टीम में आएँगे, और हुँ, आप सेंचुरी बनाएँगे। क्या बात है! तो वो शॉक्ड हो गए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, डिप्रेशन में आ गए थे। और वैसा हुआ, और वो टीम में आए और उन्होंने सेंचुरी बनाई, और उसके बाद वो मेरे घर मुझसे मिलने आए। उन्होंने जो वॉव! कहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपके घर आऊँगा मिलने, वो मेरे घर आके वो मिलने गए, मिल के मुझसे गए। तो मैं, मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट ये था, उस दिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ऐसा भी होता है कि ओके, इतने बड़े इंसान हो के वो मुझसे मिलने के लिए घर पे आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलना, कि वो जो वर्ड्स उन्होंने दिए थे, उस कमिटमेंट में वो मेरे घर पे आके मुझसे मिलने गए। क्या बात है! वो कमिटमेंट पे खरे उतरे अपने। एक सेलिब्रिटी तो आपके भी जीवन में संजय जी हाँ। और मेरे ख्याल से बहुत पहले ही आपको उसके बारे में पता चल गया होगा ओशो, जिसके बहुत सारे गाने इंस्टाग्राम पे वायरल है और मैं बताना चाहूँगा सबको उसके बारे में पता है। कब आपको महसूस हो गया था कि ओशो आज नहीं कल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा? जो कि अभी बनने के प्रोसेस में ही है मैं मानता हूँ। देखिए, भगवान का आशीर्वाद है। और जब ओशो पैदा हुआ था, ओशो का जब जन्म हुआ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी जब उस समय सीख रहा था, उस समय मैं बड़ा मज़ा आता था वो कुंडली देखने में। और तो एक नेचुरली एक इंटरेस्ट हुआ कि भई अपने घर में बच्चा हुआ है तो उसकी कुंडली बना के देखते हैं। जी, तो उसकी जन्म कुंडली बनाई, तो भगवान के आशीर्वाद से कुंडली बहुत अच्छी उसकी देखने में आई। तो मुझे शुरू से लगता था कि अ, मैं खुद करना चाहता था म्यूज़िक में। हुँ, तो मैंने सोचा कि यार ये इसको अपन आर्टिस्ट बनाएँगे। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ओशो छोटा था तो एक जैसे छोटे बच्चों को आप गोद में घुमाते हैं, उसको हुँ, झूले में झुलाते हैं। तो मैं अक्सर जगजीत सिंह साहब की गज़ल गा के उसको सुलाया करता था झूले में।
तो या कंधे पे लेके घुमा रहा हूँ तो जगजीत सिंह साहब की गज़ल गा के या किशोर दा के गाने गा के मैं कर रहा हूँ। तो शुरू से उसके कानों में स्वर तो गूंजते रहे हैं। हुँ। मैं तबले की रियाज़ करता था घर पे या वोकल में मैं जब रियाज़ करता था तो उसने शुरू से देखा। और एक मेरे कज़िन थे, वो बहुत अच्छे सितार प्लेयर थे। तो हमारे घर में माहौल था थोड़ा-सा, तो वो सितार प्ले करते थे, उनके साथ तबले में करता था, तो वो शो बचपन से देखता था। तो उसको शुरू से इंटरेस्ट आता था। तो फिर वो भी गाने-वाने गाता था शुरू से और मुझे लगता था कि इसको आर्टिस्ट बनाना है। हुँ। मैं चाहता था कि क्योंकि मैं खुद बॉम्बे आके कुछ करना चाहता था और पर उस समय पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही और कुछ ऐसी कंडीशंस रही जिसके कारण मैं बॉम्बे नहीं जा पाया। तो मुझे लगता था कि यार कुछ करते हैं ओशो के लिए, तो उसको इंटरेस्ट शुरू से मैंने ओशो का इंटरेस्ट डेवलप किया इसमें, म्यूज़िक में। म्यूज़िक में कि तुम चलो ये करते रहो तो वो मैं गाना गाता था, वो भी साथ में गाता सुनता था। फिर एक बार जब वो थोड़ा टॉपर था ओशो, सबसे बड़ी एक ओशो की स्पेशलिटी ये एक और है कि एक उसको एक अवार्ड स्कूल में मिले, विद्यासागर स्कूल में लगातार 7 ईयर तक 100% अटेंडेंस थी उसकी। वॉव! 7 साल तक कोई भी बच्चा लगातार, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहा होगा कि 7 साल तक लगातार वो फीवर आने के बाद भी स्कूल गया हो। वॉव! उसको एक अवार्ड मिला है और वो क्या 90% उसका रिज़ल्ट केजी 1 से लेके कॉलेज तक वो हमेशा टॉपर रहा। तो हम लोग सबका यही फ़ोकस था घर में। मेरे एक अंदर मन में था कि वो आर्टिस्ट बनना चाहिए जी। और सबके मन में यही था, तो वो अक्सर पढ़ाई में जो बहुत अच्छा था। तो जब कॉलेज का टाइम आया तो इंडिया के सारे कॉलेजेस में उसका हो गया, बड़े-बड़े कॉलेजेस में हो गया, तो फिर इंजीनियर बनने वाली बात आई, आईआईटी लेवल का बच्चा था। तो ऐन वक़्त पे फिर एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बर्थडे पे मैं इंदौर में उनके घर गया था, तो बड़ा अच्छा म्यूज़िक का गाने-वाने माहौल। चल रहे थे, माहौल था। तो एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे विवेक ऋषि सर करके, जी। वो भी आज हमारे बीच में नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो वो वहाँ पे गिटार बजा रहे थे वहाँ पे और वो गाने-वाने चल रहे थे, तो मैं ओशो को लेके गया वहाँ पे, तो ओशो के दिमाग में पता नहीं क्या है, बोले मुझे गिटार सीखना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सीखो तो अच्छी जगह है, अच्छा सीखो कम से कम। तो ट्रिनिटी जो लंदन की कंसर्न है, वहाँ हुँ। से ओशो ने 5 साल गिटार का कोर्स किया वॉव! और फिर जब कॉलेज में जब अपर लेवल पे जाने का मौका आया तो ओशो ने कहा मुझे तो म्यूज़िक करना है। तो सोचिए कि हम सब लोग घर में शॉक्ड हो गए कि भाई आईआईटी लेवल का बच्चा, इसको जब उस लेवल पे जा सकता है, म्यूज़िक में कॉम्पिटिशन बहुत है और बॉम्बे जाके फिर अपना भाग्य आज़माना और सब करना। पर ओशो के अंदर जज़्बा था, तो मुझे विश्वास था ओशो के ऊपर कि ये कुछ करके आएगा। तो फिर हम लोग बॉम्बे, आज से 10 साल पहले हम लोग सब बॉम्बे गए उसको छोड़ने के लिए। तो मैं बड़ा सैड होके आया वहाँ से, मेरे को बड़ा लगा कि मुझे ओशो से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। अब सोचिए एकमात्र एक ही बच्चा अगर आपका हो, उसको अपने से दूर कर रहे हैं तो बड़ा आपको तकलीफ़ तो होगी। पर मुझे विश्वास था, उसकी जन्मकुंडली बहुत अच्छी थी। फिर उसको मैंने कुछ टिप्स दिए कि तुम ये करते रहो और अच्छे रियाज़ करो। और फिर देखिए वहाँ भी मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से मैंने सबसे पहले बॉम्बे जाके सिद्धिविनायक को प्रणाम करने के लिए ओशो को लेके गया, मुंबा देवी गया कि जहाँ पे रहना है वहाँ के देवी-देवता को प्रणाम करके वहाँ से निवेदन किया उनसे कि ये आपके भरोसे में इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा। जी। तो देखिए उनका भी शुक्रिया सिद्धिविनायक जी का और मुंबा देवी का कि उनका जो आशीर्वाद से ओशो यहाँ तक पहुँच गया। और मैंने ओशो को एक ही बात बोली कि तुम बहुत बड़े स्टार बनो नहीं बनो, इंसान बहुत अच्छे बनना। तो कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी मुझे मिले और उन्होंने मुझसे मिलके पूछा कि अंकल आपने इसकी अपब्रिंगिंग कैसे की है? मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि मेरा उसको बॉम्बे भेजना सार्थक हो गया कि इतना खुश हुआ कि बोले इतना अच्छा बच्चा है कि ये इतना लोगों से डाउन टू अर्थ मिलता है। आज भी उसी शो के बाद लोगों से 4-4 घंटे तक लोगों से मिलता है, क्या बात! पूरे मैं लोगों से। बीच में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि सर की बातों से मैं इसलिए इमोशनल हो गया, 2 गाने जिन्होंने नहीं सुना हो, ज़रूर सुनें, रिलेट कर जाएँगे। मैंने सिक्के फेंके थे, एक जो बड़ा वायरल है इंस्टाग्राम पे और जहाँ भी हो, खुश तो है ना? और ये जाने से पहले हम ज़रूर सुनेंगे संजय जैन जी से सारी जगजीत सिंह की गज़लें भी। अब ओशो के बारे में तो बातें अंत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फादर इमोशनल हो जाते हैं। संजय जी, क्या सेलिब्रिटीज़ आम लोगों जितना ही वास्तु फॉलो करते हैं उतना ही मानते हैं या नहीं मानते या ज्यादा मानते हैं? आम लोगों से बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर वे शो नहीं करते हैं कि हम इसको मानते हैं। कई ओके। जगह मुझे लोगों से मिलना हुआ तो उनके बारे में पहले पता लगा कि वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम्म। आपको सिर्फ़ वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म। जब मुझसे मिले तो मुझे लगा कि ये तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं, इतने सुपरस्टिशियस होते हैं। इवन जो पैर में सॉक्स भी पहनना है, तो अगर हम्म। किसी ने राइट की जगह लेफ्ट पहन लिया और उस दिन उनका काम नहीं हुआ तो वो उनको अंदर वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आज मैंने बेचैनी राइट हो सॉक्स जाएगी। नहीं पिया, राइट सॉक्स नहीं मैंने पहना, तो आज मेरा काम नहीं हुआ। तो वो इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं। जैसे मैंने हमसे देखा है धोनी भी जब खेलने के लिए ग्राउंड में उतर होते तो पहले अपना राइट फीट रखते थे। सेम सचिन तेंदुलकर राइट सचिन पैर पे पैड बांधते थे। आपकी बात से आज मुझे समझ में आ रहा, तो कहीं ना कहीं कलर का भी आ जाता होगा कि आज इस कलर के कपड़े पहनने हैं। 100% देखिए मोहिंद्र अमरनाथ जो एक बहुत बड़े पुराने क्रिकेटर थे, जी। वो अपने पॉकेट में हमेशा रुमाल रखते थे रेड कलर का। ओ।
तो उनको था कि ये रुमाल रखूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। ओके। तो ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, ऐसे कई फिल्म स्टार्स हैं कि जो जैसे अमित जी, आज अमिताभ बच्चन जी के बारे में आपको बताता जी। हूँ कि अमिताभ बच्चन जी की कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो वो जुहू से दादर तक नंगे पैर खुद सबसे पहले 3 बजे उठ के सिद्धिविनायक के दर्शन करने जाते हैं बाप रे। और पहली आरती सिद्धिविनायक की करते हैं। तो उनको ये मन में है कि अगर वो नहीं करूंगा तो मेरी फिल्म हिट नहीं होगी। तो अमित ओके। जी सबसे पहले आज सिद्धिविनायक के दर्शन करने जाते हैं। क्या बात है। और ये जज्बा कायम है इतने सालों तक, इतने वो सालों तक हेल्दी हैं और सदी के महानायक ऐसे ही बने हुए हैं। वो महानायक सही में महानायक है कि आज वो जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, उतने अच्छे इंसान भी हैं। जी। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। आप कभी उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतने बड़े स्टार से आप मिल रहे हैं। बिल्कुल। मैं जब उनसे मिला तो मेरे तो स्पीचलेस हो गया कि मैं क्या उनसे बोलूँ, समझ नहीं आया मुझे। तो कहीं न कहीं एक जो ह्यूज सक्सेस सेलिब्रिटीज़ को मिली उनकी लाइफ में, उसके पीछे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी है, इसी वजह से वो फॉलो करते हैं? 100% अमित जी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इनफैक्ट अमित जी को मुझे लगता है कि उनकी कुंडली में जिस तरह के योग हैं, उनको कुछ सिद्धि भी प्राप्त है। ओके। उनको एक बार मैंने बोला था कि आप लोबान जलाया कीजिए, हुँ। तो आप कभी भी जाएँगे जलसा, जनक, जुहू कहीं भी जाएँगे तो उनके गेट पे 24 आवर्स लोबान जलता है। बाप रे! उनको वो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और हुँ। उनको कुछ ना कुछ पावर उनको भी है आज। तो ही इंसान आज 85 की ईयर में भी इतनी सारी टैबलेट्स लेके इतना करना और सोचिए उनका लिवर 25% काम कर रहा है, उसके बाद भी वो यंग लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उससे ज़्यादा सिस्टमैटिक है। सक्सेस से एक बात क्लिक की है कि क्या लगता है आपको, सक्सेस पहले आती है या राइट एनवायरनमेंट? राइट एनवायरनमेंट पहले आता है, उसके बाद सक्सेस आती है। हुँ। अगर पहले सही एनवायरनमेंट आएगा, सही लोगों की लाइफ में समय आएगा, उसके बाद सक्सेस मिलेगी। मतलब उस तरह की वास्तु हो, एनर्जी हो, एस्ट्रोलॉजी काम करे, आपके कर्म अच्छे हों, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। 100% मिल सकती है। जी। एक फ़िल्म स्टार्स के बारे में आपको ज़िक्र करूँगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म स्टार से मिलना हुआ। उनके यंग एज में उनके पास बहुत काम था जी। और बीच में उनके पास काम नहीं था, बहुत डिप्रेशन में आ गए थे हुँ, हुँ, हुँ। और वो हमेशा लोगों से नेगेटिव बातें करते थे। जी, और लकीली उनसे मिलना हुआ जी। और आज वापस उनको बहुत काम मिल रहा है, भगवान के आशीर्वाद से, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। संजय जी, भारत में आज जितना भी वास्तु एग्ज़िस्ट करता है, जो भारत की तरक्की में काम कर रहा है, इस वास्तु को हटा दिया जाए, तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है? वास्तु वैसे भारत की जो एनर्जी है उसमें कई लोग वास्तु मान रहे हैं, कई लोग नहीं मान रहे हैं। तो भारत, मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया कि भारत वो वास्तु के हिसाब से भौगोलिक दृष्टिकोण भारत का पूरा बिगड़ा हुआ है। हुँ। तो भारत में जितनी प्रोग्रेस होना चाहिए उतनी नहीं हो रही है। देखिए आप हमारे आस-पास के छोटे-मोटे देश भी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं हुँ। और हम लोग इतना होने के बाद भी आज, अब हम लोग आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित भी नहीं कर पा रहे हैं। ओह! सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्टर हमारा भारत है। ओह! जबकि आप देखिए गाय को माँ के सदस्य माना जाता है। विडंबना है ये देश की। विडंबना है देश की। अब देखिए सरकार बोलते थे ये शुरू में कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, जब ये सरकार इनकी जब इनकी सरकार नहीं थी, हुँ। और आज सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं। ओके। आप लगातार वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं संजय जी। अगर किसी के घर का वास्तु सही हो और उसकी एस्ट्रोलॉजी खराब हो, उसके ग्रह नक्षत्र खराब हो, साथ ही उसके कर्म भी खराब होने लग जाए, तो क्या इसके बावजूद भी वो इंसान तरक्की कर सकता है? उसके बाद तरक्की करेगा पर मन में शांति नहीं रहेगी। हुँ, उनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस आएगा। हुँ। अगर वो मल्टी मिलियनेयर हो जाएँगे, तो उनको बीमारियाँ हो जाएगी बहुत सारी। उनके बच्चे आउट ऑफ द वे चले जाएँगे। उनका डिवोर्स तक की स्थिति बनेगी। उनकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वास्तु सही होने से पर्सनल लाइफ बची रहेगी लेकिन प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाएगी, कुछ ऐसा हो सकता है? 100% होगा। कुछ ना कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। महाभारत का आंखों देखा हाल संजय ने बिल्कुल दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को बताया था। आज संजय जी हैं जो फोरसी कर सकते हैं, बता सकते हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आपकी लाइफ में। जाने से पहले संजय जी क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जेनजीज जो आजकल स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, उनकी पूरी लाइफ यहीं पे है, उन्हें रास्ता खोजना हो या फूड ऑर्डर करना हो, जेनजी के अलावा एवरीवन, क्या कॉमन मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कॉमन मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाएँ हम, हुँ, और हमारे बड़ों का आदर करें। हुँ, जो हमारी संस्कृति रही है उसका पालन करें, हुँ, और जो प्रकृति का नियम है कि भई सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। हुँ, हुँ, तो देखिए हर व्यक्ति की आयु को ज्योतिष शास्त्र में 100 साल का बताया गया है। हुँ, हम अपने कर्मों से अपनी आयु को कम करते हैं। बिल्कुल, हमारी लाइफ में अगर डिसिप्लिन आएगा तो हमारी लाइफ पीसफुल होगी बिल्कुल सही और बात। सिस्टमैटिक रहना चाहिए हमें, और हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए, ओके, और डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें हमको खाना चाहिए। जी, और अगर हमने कुछ भी खाया तो उसको फिर बर्न करने के लिए हमको प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। जी। इस बात का तो एस्ट्रो गुरु जी के इस पॉडकास्ट के साथ कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। क्या बात है! और
मैं हमेशा यहाँ पे आना चाहूँगा क्योंकि देवांशु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और देखिए ये भी जो नए युवा जो लोग हैं उनके साथ काम करने में मुझे भी बड़ी अच्छी एनर्जी फ़ील होती है। आज मैं बहुत सालों बाद आपसे मिला हूँ, जी, तो आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लग रहा है और जी, मैं चाहूँगा कि मुलाकातों के दौर हमेशा बने रहें और हम अपने क कार्यक्रम से, हम अपने पॉडकास्ट से हम लोगों का भला करते रहें। जी, मेरे मन की ये भावना है कि मुझे जो भी देखे, मुझे जो भी सुने, तो अगर कोई मुझे ऐसा व्यक्ति भी बुलाना चाहेगा जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं उसके यहाँ भी जाऊँगा। मेरा उद्देश्य है कि भई मानव कल्याण करना है, जन कल्याण की भावना से मुझे काम करना है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि कभी आपको मेरी ज़रूरत हो, आप मुझसे संपर्क करना चाहें, तो आप ज़रूर करें। मैं निस्वार्थ भाव से भी आपका काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मेरा ये निवेदन है कि आप हमेशा लाइफ़ को डिसिप्लिन बनाएँ, अपने देश से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारा हर कर्म कहीं न कहीं काउंट हो रहा है। बिल्कुल। हमें हर कर्म का फल भोगना है। अच्छे कर्म कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच संजय जी, यहाँ आने के लिए, इस पॉडकास्ट में इतनी सारी इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बातें जारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विनू जी। बहुत-बहुत शुक्रिया।